नमस्कार साथियों और मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा हमारे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है साथियों। और इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, कौन कौन से एग्जाम के लिए होगा, कैसे आवेदन करना होगा, इसके अलावा हमारा आवेदन की प्रोसेस क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगी, इसकी फीस क्या रखी गई है, इसके लिए ये कब तक वैलिड माना जाएगा, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर देने रहेंगे। आप इस वीडियो में लगातार बने रहना और इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये कहीं ना कहीं ऐसी कोई सूचना जो आपके लाभदायक हो सकती है वो छूट सकती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा मैं, जो आपको बेहतर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आप जो भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अंदर आता है, उन तमाम सवालों का प्रत्युत्तर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो हम सबसे पहले इस की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन लिखा हो गया है और साथ ही यहाँ पर देखिए 10/10/2022 यानी 10 अक्टूबर 2022 को ये जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर लिखा हुआ है और ये क्रमांक आज के ही डले हुए हैं साथियों। और यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत ही राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से ये स्कीम आई है। ये सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 यानी सीनियर यानी कक्षा 12वीं पास के आधार पर ये एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12 यदि आपने उत्तीर्ण कर रहे हैं या उत्तीर्ण करने वाले हों उनके लिए बहुत ही है। इसका पूरा का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर उपलब्ध होगी। हर सवाल का प्रत्युत्तर आपका इस पर मिलेगा। आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे जाना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने की प्रयास करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप इस आदेश का भी पूरा अवलोकन करेंगे कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं के पास समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के लिए निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं। अब देखिए हम कौन कौन से सेवा का नाम है। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा जो जिसका नाम होगा पोस्ट होगी वनपाल। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा जिसमें छात्रावास अधीक्षक। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा इसमें लिपिक ग्रेड सेकेंड। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्गीय सेवा इसमें कनिष्ठ सहायक। राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिकीय वर्गीय सेवा इसमें लिपिक ग्रेड सेकेंड। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकेंड। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल। ये तमाम एग्जाम इसके दायरे में आएंगे। तमाम एग्जाम है वो हमारे किसके अंदर आएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आएंगे साथियों। यहाँ पर देखिए पूरे दिशा निर्देशों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। एक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी का मात्र एक पात्रता परीक्षा है और समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने और स्कोर अर्जित कर लेने मात्र से नौकरी की गारंटी नहीं होगी। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कॉमन पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको ये नौकरी की गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आधार दिया गया है। देखिए साथियों, अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के और उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसमें अहिर्थ करना होगा और उसे सुसंगत सेवा नियमों में अधिकार कथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर आपको दौड़ भाग हैं तो वो पूर्ण करनी होगी। इस प्रकार से सभी में अलग अलग कुछ और भी हमारी एक्सरसाइज होगी और कुछ इसमें दिया गया है जिस पर हम आगे बात करेंगे। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में सम्मिलित सेवाओं के भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों की अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्रवाई उस सेवा के नियमों के अनुसार ही की जाएगी। यानी जो यहाँ पर कॉमन टेस्ट दे देगा और कॉमन टेस्ट में जो पात्रता रखी गई है, साथ ही यहाँ पर परीक्षा
एक कॉमन टेस्ट है और कॉमन टेस्ट पास होने के बाद आपको दूसरा मुख्य टेस्ट देना होगा जो संबंधित एग्जाम से संबंधित होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होगी। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर वर्ष में एक बार ये एग्जाम आयोजित होगा और उस एग्जाम को फाइट करना होगा। समान पात्रता परीक्षा का जो स्कोर परिणाम है उसकी दिनांक में 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ध्यान रखना, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 वर्ष के होगा। जिस दिन परिणाम आएगा उस परिणाम से 1 वर्ष के लिए माना जाएगा। वैधता इसकी सिर्फ 1 वर्ष के लिए रखी गई है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वो प्रकाशित किया जाएगा। समान रूप से पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए उनके सबके प्रकाशित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में भी कोई निर्बंधन नहीं है। यानी आपको कितनी बार आप इस एग्जाम में प्रयास किया है, यानी जैसे एक बार में आपने पात्रता परीक्षा पास नहीं करी, 2 बार में नहीं करी, ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं है। जैसे अपने आईएएस के एग्जाम होते हैं तो उसमें जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है वो 7 बार एग्जाम दे सकता है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी का वो 5 बार दे सकता है। एससी एसटी के जो कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो कई बार एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी बाध्यता होती है हमारे आईएएस एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा के अंदर कोई भी बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी कई बार एग्जाम दे सकता है। तो अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा का अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी भी अभ्यर्थी को समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। अब साथियों अगली बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने के लिए किसी भी नियम से अंतर्वर्ती किसी भी बात को होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित पदों का चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा और इंटरव्यू और दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आप समान पात्रता परीक्षा प्रवेश कर लिया है यानी पास कर लिया है, इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन फिर भी आप नौकरी के हकदार नहीं है, क्योंकि जब तक आप दोनों में उपस्थित नहीं होंगे। यदि आपने सीटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाते हैं पात्र करने में असफल रहते हैं, तो न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी पर यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति बैठेंगे उनका 15 गुना लोगों को इस टोटल विज्ञापन का जो भी विज्ञापन निकलेगा उसके अनुसार जारी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है न्यूनतम अंक आने पर आपके अंकों को प्रकाशित नहीं किया जाए, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा निम्न स्तर श्रृंखला के लिए नियत किए गए जाए, तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। यदि आप दोनों में ऐसा होता है तो आपको लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंदर दोनों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य साथियों ये, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि जैसे राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी आई, तो 10,000 वैकेंसी आई तो उसके कॉमन टेस्ट के अंदर जो ऊपर टॉप के जो लोग होंगे तो उन्हें 15 गुना लोगों को ले लिया जाएगा। 15 गुना लोगों को ले लिया जाएगा, यानी मतलब अपन मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.5 लाख लोगों को ले लिया। उन्हीं 1.5 लाख लोगों से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को के लिए प्रवेश दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का मानक तय किया गया है। यदि इस भर्ती एजेंसी की यह राय है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो, तो भर्ती एजेंसी द्वारा आरक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा, ताकि उससे प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में लिखित संख्या परीक्षा और इंटरव्यू या दोनों में उपस्थित होने का अवसर मिल सके। साथ ही यहाँ पर जैसे जो भर्ती मानक है उसमें पात्रता में यदि मान ले जाए कि हमारी जो आरक्षण कैटेगरी आती है, एससी एसटी ओबीसी महिला जो भी कैटेगरी आती है, और उसमें उस कैटेगरी का अनुपात में यदि मान ले जाए कि आरक्षण में जितने आने चाहिए वो नहीं आता है, तो हो सकता है कि उसमें शिथिलता दी जा सकती है और बाकी नीचे वाले और कम अंक वाले लोगों को भी लिया जा सकता है।
तो इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या 15 गुना रखी गई है। कितनी रखी गई है? 15 गुना रखी गई है। विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी, तथापि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार के अतिरिक्त रूप से अर्थ अभ्यर्थी या केवल उनके प्रयोगों के आरक्षित पदों का चयन के लिए पात्र होंगे। साथ ही पॉइंट नंबर 6 साथियों, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित किसी भी पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु और अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद की भर्ती को शासित करने वाला सुसंगत सेवा नियमों में विहित होगा। ध्यान रखना, समान कॉमन एग्जाम एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है यानी समान पात्रता परीक्षा है, ये होने के बाद जैसे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस में 12वीं पास होना चाहिए, उसके पास इतना फिजिकल होना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, वो भी बाद में आपके पास होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप उस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में बात करते हैं, समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में सम्मिलित किस पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं यदि कोई भी हो तो इस संबंध में शर्तें पूर्ण करता हूँ या करती हूँ। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी की पात्रता की अवधारणा का मान्यता पात्र नहीं बनाया जाएगा। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर आपने जिस भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस भर्ती की जितनी भी जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं, आयु संबंधित या और जो योग्यताएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये आप जरूर कर लें। ये इन कॉमन टेस्ट देने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कॉमन टेस्ट के बाद दूसरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तैयार रहना होगा। अब साथियों, कैसे आपको एग्जाम, इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे भरनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया साथियों, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यानी सीटे यानी कॉमन एलिजिबल टेस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। यानी हमारे राजस्थान अधीनस्थ लिपिकीय सेवा यानी समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे की जाएगी, उसका संपूर्ण जानकारी आपको इस देने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप और यदि किसी भी प्रकार की कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर समझाना, और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म दिए जाएंगे। राज्य के आप निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन और संबंधित राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा नियम 2000 का अध्ययन अवश्य कर लें। यानी जो भी हमारा विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, मैं आपको वैसे पूरा इसका ब्यौरा बता रहा हूं, तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसको वीडियो को अच्छे से सुन लें तो आवश्यक रूप से अध्ययन कर लें और तद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि बोर्ड ये कह रहा है कि आप दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिशा निर्देश अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। अब साथियों, आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ई मित्र पर जाकर कर सकते हैं, या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप हो तो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल आप rsmssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध हैं। इसमें यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है और जैसे ही करोगे, अथवा या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भी आप एसएसओ जो आपकी पोर्टल है या sso.rajasthan.government पर, वहाँ पर भी लॉगिन में जाना है और उसके बाद सिटीजन ऐप के अंदर जाना। साथियों, सिटीजन ऐप के अंदर जाना है, वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगी। साथियों ध्यान रखना, ये पोर्टल उस पर नाम लिखा होगा, वहाँ पर के रिक्रूटमेंट के नाम से 3-4 आपको आइकन दिखाई देंगे, लेकिन आपको वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर का चयन कर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर करना होगा। और प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ध्यान रखना साथियों, यहाँ सावधानी बरतने वाली चीज है कि यहाँ पर नाम, जन्म तिथि, लिंग, इसके अलावा सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा या आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड
या ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ, किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्रजाज इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ इस समय जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए, आपका नाम सही, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा। इसके अलावा आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ कोई भी हो वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हैं। साथ ही जैसे ही अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस आदि का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, उसके बाद संभव नहीं होगा। यानी एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जानकारी शुरुआत में भरी जाएगी उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः साथियों बहुत ही सावधानी बरतने योग्य कार्य हैं। अगला बात करते हैं, यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में उनके नाम, पिता के नाम या जन्म तिथि या लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। यदि कोई भी त्रुटि है तो इसको पहले दुरुस्त करा लीजिए, नहीं तो उसमें वहां पर ऑटोमेटिक डाटा को फेच कर लिया जाएगा। तो आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड एकदम ओके होना चाहिए, तभी आप आवेदन के लिए सही माने जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका या एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। यदि साथियों यदि आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में मिस्टेक है तो आप SSO ID के माध्यम से भी आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपको पहचान के लिए एक या तो आपको सेकेंडरी की अंक तालिका देनी होगी यानी 10वीं की अंक तालिका, या एक कोई ऐसा दस्तावेज देना होगा, वो अपलोड करना होगा, तभी जाकर वो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जारी होगा। और वहां पर सावधानी से अपना प्रयास करें। साथियों, अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा का शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र का क्रमांक यानी एप्लीकेशन आईडी जनरेट करनी होगी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट करनी होगी, जो वहां पर आपका चार्ज लगेगा वो चार्ज आपको पे करना है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाएं। यहाँ पर जो हमारी SSO पोर्टल है, जिसे हम सिंगल विंडो के माध्यम से जाना जाता है, वहाँ पर SSO पोर्टल के माध्यम से आपको परीक्षा की जो फीस है वो जमा करानी है। इसके अलावा कहीं पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखना, अंतिम तिथि से पहले सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधी, ट्रांजैक्शन संबंधी लंबित सत्यापन समय रहते हो सकें, अन्य इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। यदि आप समय रहते नहीं किया तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके लिए स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा। आवेदक अपने स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। यानी आपके पास एक वैध ईमेल नंबर, वैध मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, इसे नहीं बदलें। ये आपको ध्यान रखना, लाइफ में एक बार सही अच्छी तरह से आप अच्छी छोटी सी एक ईमेल आईडी बना लें जो हमेशा परिवर्तन नहीं करना पड़े, और साथ में एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कभी भी परिवर्तन नहीं करना पड़े। वो बार बार वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी आप यूज करना है, आजीवन ऐसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज करना है साथियों, जिससे आजीवन आपके सारे के सारे डेटा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हो सके। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जो भी सूचना होगी वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको समय समय पर सूचना प्राप्त होती रहेगी। अब साथियों, आप आगे बात करते हैं कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, यानी आपको एप्लीकेशन क्रमांक प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र के एप्लीकेशन आईडी में अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ। जब तक आपको एप्लीकेशन क्रमांक प्राप्त नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। तो इस आवेदन पत्र के प्रीव्यू के आवेदन को सबमिट नहीं माना जाएगा। प्रीव्यू को आवेदन पत्र का सबमिट नहीं माना जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपके पास आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त हुए हैं। यदि मान लिया जाए कि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भी दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा
ई मित्र हेल्पलाइन नंबर ये आपके जो दिए हुए हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं। यदि ऐसा समस्या नहीं आया, मैं तो चाहता हूं कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, और फिर भी आ जाती है तो आप यहाँ पर इसके माध्यम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं साथियों। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित समस्याओं पर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर उपलब्ध है, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन का हेतु पात्र हैं उसी में ही श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत सूचना देने और तथ्य छिपाने का प्रयास न करें, क्योंकि भविष्य आपका खराब हो सकता है। तो जो भी आपके पास जो भी सूचनाएं हैं वो सत्य सूचनाएं यहाँ पर अपलोड करने का प्रयास करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट में उपलब्ध इस विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जो आपने मैं अच्छी तरह से आपको पढ़कर और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। इसमें दिए गए निर्देशों का ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें, और कोई भी सूचना गलत और अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसके परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना अपूर्ण आवेदन की सुधार है तो पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें साथियों, आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इस आवेदन करने का प्रयास करें। अब आगे बात करते हैं साथियों, समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी के संबंध में पत्राचार अभियान बोर्ड की वेबसाइट पर भी माध्यम से भी किया जाएगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त जो जानकारी है निरंतर आप वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, वेबसाइट पर इसकी सूचना मिलती रहेगी। अब साथियों हम बात करते हैं कि आवेदक और उसकी परीक्षा शुल्क क्या रखी गई है। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार राज्य के निडर ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन कर बोर्ड में ऑनलाइन जमा करा सकता है। जैसे सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 450 रखी गई है साथियों। कितनी रखी गई है? 450 रखी गई है। इसके अलावा राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी है, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा साथियों समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 फीस रखी गई है, 250 रखी गई है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक ये इसके अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वह अनुसूचित जाति और जनजाति में समान रूप ही परीक्षा शुल्क रुपए में दे सकते हैं, 250 रुपये दे सकते हैं। यानी ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय आपकी 2.5 लाख से कम है, उनको 250 रुपये दे सकते हैं। साथ ही यहाँ अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य में भिन्न अन्य राज्यों के भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी में माना जाएगा। ध्यान रखना, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। जो भी SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल में, ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के निर्धारित परीक्षा शुल्क में देना होगा। फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। ध्यान रखना, फीस एक बार जमा हो गई तो वापस कभी नहीं लौटाई जाएगी। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपनी परिवार की वार्षिक आय में कम से कम सक्षम प्राधिकारी का एक जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच और आवेदन के सत्यापन के समय आपको आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने यदि 2.5 लाख पैसा आय कम बताई है, तो जब आपकी पात्रता की जांच की जाएगी, दस्तावेजों की जांच की जाएगी, उस समय आपको मुख्य परीक्षा के बाद आपको एक आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो सक्षम अधिकारी का बना हुआ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसमें 2.5 लाख से कम आय बताई हुई होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के संबंध में विशेष निर्देश। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अपनी श्रेणी या आरक्षित श्रेणी या सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या 12 जिले के शहरी आबादी के निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से करें। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण करें, यानी जो भी आपकी श्रेणी आती है उसी श्रेणी के अंदर आप इसका फायदा उठाएं। साथ ही पॉइंट नंबर 2 है जो आरक्षण संबंधित है। इस प्रकार के अभ्यर्थी जो अपने क्षितिज आरक्षण श्रेणी जैसे महिला है,
विधवा है, प्रतीकता है, दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन के अंदर कैटेगरी है यहाँ पर ब्लाइंड है, हियरिंग है, लोकोमेटर है, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी का ऑनलाइन आवेदन निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में आपको क्षितिज आरक्षण दिया जाएगा। यानी जिस कैटेगरी में आपको आरक्षण प्राप्त है उस कैटेगरी का आप अवश्य उस पर टिक मार्क करें, क्योंकि वहां पर तभी आपको मुख्य परीक्षा में इसका फायदा होगा। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना, SC और ST के लिए जो भी यहाँ पर अपन बात करते हैं तो वो राजस्थान के निवासी को ही ये फायदा मिलेगा, बाहर के राज्यों के लोगों को नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्रवाई राजस्थान के सिविल सेवा नियम 1988 तथा संशोधित के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भूतपूर्व के संदर्भ में व्यक्ति को राज्य में बसे हुए या जो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी है, अभिवर्त है, वो राजस्थान के राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिया जाएगा, 2019 के अनुसार तय होगा। इसके अलावा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार 2018 के अनुसार दिव्यांगजनों की निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण लाभ दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग कैटेगरी है उसके अंदर इन कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है। BLN ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैटेगरी, हियरिंग इम्प्रूवमेंट, इसके अलावा LD-CP यानी लोकोमेटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल प्लेसी, लेप्रोप्सी एंड एसिड अटैक विक्टिम, ये आपको दिया गया है। जो कैटेगरी आपसे संबंधित है उस कैटेगरी में ही आपको ऑनलाइन परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के उपरोक्त दिव्यांग श्रेणियों में छूट और शिथिल देने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को उस पद में योग्य माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं पात्रता की, आपके लिए पास कौन सी भर्ती के लिए। साथ ही यहाँ पर जो कॉमन एग्जाम टेस्ट होने जा रहा है उस कॉमन एग्जाम टेस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता रखी गई है, कौन सी, इस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में तमाम हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो हमारा कॉमन समान पात्रता परीक्षा जो हमारी कक्षा 12 के आधार पर जो एग्जाम होने जा रहा है उसके अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्या यहाँ पर होनी चाहिए, क्या रखी गई है, योग्यता क्या रखी गई है, उसी पर हम बात करेंगे। इस वीडियो को तमाम रूप से पूरे विस्तार से सुनने का प्रयास करना, स्किप करने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। यदि और भी कोई सवाल रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपके सवालों को प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा और समय समय पर आपको हमारी इस वेबसाइट को भी अवलोकन करते रहना है, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं सबसे पहले बात कर रहे हैं पात्रता परीक्षा में वन विभाग की वनपाल। देखिए वनपाल, ये जो वनपाल पोस्ट है इसके लिए इसमें क्या रखा गया है। देखिए आयु सीमा 1/1/2023 तक बात करते हैं। 1/1/2023 के अकॉर्डिंग काउंट की गई है। 18 वर्ष से 40 वर्ष, यानी न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपको 40 वर्ष। लेकिन कुछ हमारी आरक्षण दिया गया है उसके अंदर कुछ शिथिलता भी दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या सरकार के उसके समतुल्य घोषित परिणाम, परीक्षा परिणाम इसमें पात्र होंगे। यानी कहने का तात्पर्य 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जो छात्रावास हैं उसकी पोस्ट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 18 से 40 आपकी आयु होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होने चाहिए। इसके अलावा भारत के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एजुकेशन यानी डोएक जो सोसाइटी है दिल्ली, डोएक सोसाइटी दिल्ली में जो यहाँ भारत की एकमात्र यहाँ पर सोसाइटी है, और इसका O लेवल या उच्च स्तर A लेवल, B लेवल, C लेवल का यदि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल और राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्राम असिस्टेंट यानी CPO या डेटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर सह कल्पना का प्रमाण पत्र आपके पास हो, या
आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो या डिग्री हो या प्रमाण पत्र हो या BCA की डिग्री हो। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो या राजस्थान के नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नियंत्रण या वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजन या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट या इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड RCIT कोर्स का प्रमाण पत्र हो। यानी ये जो जितनी भी योग्यताएं रखी गई हैं साथ ही यहाँ पर मैंने बात की है, वो योग्यताएं कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये छात्रावास अधीक्षक के लिए ये पोस्ट है। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो लिपिक ग्रेड है 2 उसके लिए रखी गई है। इसके अलावा शासन सचिवालय उसके लिए लिपिक ग्रेड 2 के लिए रखी गई है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय कनिष्ठ सहायक के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा आबकारी विभाग यानी जमात ग्रेड 2 के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल के लिए 18 से 24 वर्ष आयु रखी गई है। और उसकी साथियों यहाँ पर इनकी दो की आपको बता देता हूँ वापस। यहाँ पर आबकारी विभाग जो जमादार है उसके लिए राजस्थान मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी और उसके समतुल्य रखी गई है। इसके अलावा कार्यालय लिपि के लिए आपके पास कंप्यूटर योग्यता होनी चाहिए या भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं के नॉन कंस्ट्रेंट अधिकारी की रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक भी वैलिड है। पुलिस मुख्यालय के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कांस्टेबल बनने के लिए अब 10वीं के बजाय आप 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है साथियों। तो साथियों यहाँ पर अपन बात करते हैं जो व्यक्ति पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित है या सम्मिलित हो रहा है वो इन नियमों और उल्लिखित पद के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। यानी जो भी वर्तमान में कक्षा 12 का एग्जाम दे रहा है वो भी इसका वैलिड है और जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुका वो भी वैलिड है। जो कक्षा 12 उत्तीर्ण किए कहीं टाइम हो गया वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य जब आपकी मुख्य परीक्षा उपस्थित होने से पहले जहां पर लिखित परीक्षा है या इंटरव्यू के 2 चरणों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जहां इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहां पर लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है या लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के लिए चयन किया जाना है उस मामले में आपको वो प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए साथियों कहीं एग्जाम्स इसमें हो सकते हैं कि आपको सिर्फ एग्जाम देना पड़ सकता है, किसी में हो सकता है आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है, एग्जाम नहीं देना पड़ सकता है। हो सकता है किसी में आपको एग्जाम और इंटरव्यू दोनों देना पड़ सकते हैं। ये भर्ती पर डिपेंड करेगा आगे, लेकिन ये कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट में यदि आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो। साथियों अपन बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले और सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना आपकी जो भी 12वीं में उत्तीर्ण कर चुके हैं, कर रहे हैं या जो भी अंतिम वर्ष के हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में मुख्य परीक्षा में पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। अब जो आयु के साथ साथ आपको कुछ शिथिलता दी गई है, ध्यान से देख लिए शिथिलता किन किन कैटेगरी को कौन कौन सी कैटेगरी में कितने वर्ष की दी गई है, इस पर भी विशेष फोकस। समान पात्रता परीक्षा के लिए शामिल पदों की आयु सीमा में सेवा नियमों के अनुसार कुछ छूट दी गई है। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में 4 में दर्शाया गया है। यहाँ पर अधिसूचना दिनांक ये 28/9/2022 राज्य की सरकारी अधिसूचना 23/9/2022 को विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है और इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2022 की आयु सीमा में भी छूट दे होगी। अधिकतम आयु सीमा में इस प्रकार से छूट है। देखिए यहाँ पर उच्चतम आयु सीमा अन्य श्रेणियों में विशेष छूट में निम्न प्रकार से दे होगी। अधिकतम आयु सीमा SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक वर्ग से कमजोर पुरुष के अभ्यर्थियों को जो राजस्थान का मूल निवासी है उसके मामले में 5 वर्ष की छूट की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की जो 5 वर्ष की महिला है, सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथियों यहाँ पर राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक वर्ग से कमजोर महिलाओं की अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने साल की? 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगली बात करते हैं, अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसकी सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी भी पद पर स्थायी आधार पर सेवा की हो या सजा पाने से पूर्व नियमों में अधीन नियुक्ति का पात्र है। यानी भूतपूर्व कैदी हो तो उसको नहीं दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में किसी भी भूतपूर्व कैदी के मामले में उसकी भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था। एनसीसी कैंडिडेट प्रशिक्षु यानी कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर को वास्तविक आयु से उतना समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय में उन्होंने एनसीसी की सेवा में बिताया। उसके परिणाम से उसकी आयु में उपयुक्त अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे जब से शुरू नियुक्त किए गए थे, भले ही वह आयु सीमा में पार कर चुके हैं और वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होगा। 2 अवसरों तक अनुमति दी जाएगी जैसे ही अपनी प्रारंभिक अनुमति नियुक्ति के समय पात्र थे। उसके अलावा सेना से मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी या शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को व्यक्तियों को भी मामले की निर्धारित आयु सीमा में माना जाएगा और निर्धारित आयु सीमा में प्राप्त कर चुके हैं वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही पॉइंट नंबर 7, 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान में वापस भारत आए व्यक्ति को मामले में आयु सीमा में नहीं होगी, आयु सीमा में छूट नहीं होगी। इसके अलावा रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा कार्मिक और भूतपूर्व सैनिक के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, परंतु क्रॉस या वीर चक्र या अन्य कोई अन्य विशेष योग्यता धारकों की दशा में उन्हें 2 वर्ष तक शिथिल योग्य होगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु में उसकी आयु कम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो विधवा कैटेगरी है या अपन बात करते हैं विच्छिन्न विवाह है उसकी लास्ट कैटेगरी नहीं रखी गई है, लेकिन आपको राजस्थान सरकार की जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार या पंचायत समिति या जिला परिषद, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम निगम की अधिशासी में हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इसके साथ ही जो राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार है 2021 के नियम 6(a) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिव्यांगजन को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है, यानी 40 + 45 वर्ष तक छूट होगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों के अनुसार आयु सीमा छूट अतिरिक्त होगी। यह स्पष्टीकरण बात करते हैं कि जैसे विधवा महिला के मामले में उस सक्षम प्राधिकार द्वारा अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छेद के मामले में विवाह विच्छेद डिग्री साक्ष्य का प्रस्तुत करना होगा। जो संबंधित जो विधवा महिलाएं हैं या विधवा इसके अलावा विवाह विच्छेद महिलाएं हैं उन लोगों को ये उसका लाभ लेना है, तो इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि ध्यान रखना। इस वर्ष यहाँ पर क्या रखी गई है तिथि, इस पर बात करेंगे हम। यहाँ पर देखिए साथी, यहाँ पर आपकी इस बार जो हमारी समान पात्रता परीक्षा हो रही है इसके लिए 2022 की जो समान पात्रता परीक्षा होने जा रही है उसकी अंतिम तिथि क्या है, कैसे एग्जाम आप फीस भर सकते हैं उसके बारे में जानकारी। परीक्षा शुल्क से राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सेवा केंद्र नेट बैंकिंग ATM या कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 12/10/2022 से 11/11/2022 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य 12 बजे तक जमा करा सकते हैं, लेकिन आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है साथियों, क्योंकि सिस्टम में कोई भी ये
प्रॉब्लम हो जाए, इससे पहले अपने को आवेदन करके परिपूर्ण होना है। तो 11/11/2022 का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही आप अपना आवेदन भर देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2022 से दिनांक 11/11/2022 को रात्रि तक भरे जा सकते हैं। उसके बाद उसका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदक को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं किए बिना ही आप अपने ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी करें। अब बात करते हैं साथियों परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कैसे होगा? समान पात्रता परीक्षा की बोर्ड के द्वारा दिनांक 18/2/2023 को, यानी एग्जाम कब कब होंगे देखिए, 18/2/2023 को, उसके बाद 19/2/2023 को, उसके बाद 25/2/2023 को, 26/2/2023 को, यानी फरवरी के अंदर आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। आवंटित परीक्षा केंद्रों को आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट या प्रेस के माध्यम से भी आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा आपकी परीक्षा दिनांक और स्थान परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथियों आपके प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड होंगे, कहाँ पर आपके प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको दे देते हैं। तो बोर्ड की द्वारा समस्त अभ्यर्थियों की बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा डाक से भी कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर आपको प्रवेश पत्र जारी की जाएंगे। आप सूचना ये समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, टोकन माध्यम से जारी किया जाएगा। आप आवेदन अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन सुविधा केंद्र पर फीस जमा कराने का जो टोकन नंबर आप ध्यान रखें। इसके अलावा उपलब्ध संसाधनों सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आपको ईमेल आईडी, मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है। ये तमाम सूचना आपको दी गई हैं। अब साथियों कुछ अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए कुछ अयोग्यताएं हैं, वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी है? यहाँ पर देखिए, आपके पास किसी भी पुरुष के पास एक आवेदक है जिसे एक से अधिक जीवित पत्नी को चयनित किए जाने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आपके पास किसी के पास 2 पत्नियां हैं तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। तो किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है। यदि सरकार संतुष्ट हो तो ऐसा करने के लिए विशेष आधार होना चाहिए। यदि आपके पास 2 पत्नियां हैं तो उसके लिए आपके पास विशेष आधार होने चाहिए। यदि किसी भी ऐसी महिला आवेदक जिसने उस पुरुष से विवाह किया और जिसके पहले जीवित पत्नी है, किसी भी ऐसी महिला आवेदक जिसने उस पुरुष से विवाह किया जिससे पहले से जीवित पत्नी है, वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो किसी भी महिला आवेदक को इस नियम की कार्रवाई में छूट दी जा सकती है। यदि सरकार संतुष्ट हो तो ऐसा करने के लिए आपको विशेष आधार देना पड़ेगा कि आपने उससे दूसरी शादी, क्योंकि उससे पहले से ही वहां उसकी एक महिला है और उससे शादी हो रखी है, तो आपने दूसरी क्यों ही, इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। यदि स्पष्टीकरण से सरकार संतुष्ट होती है तो आप आवेदन के लिए पात्र हैं। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा से नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा और होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया। यदि विवाहित आवेदक हैं, उसने यदि दहेज स्वीकार किया है तो वो पात्र नहीं होगा। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिनके 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 या 2 से अधिक बच्चे हो, वो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ध्यान रखना, परंतु 2 या 2 से अधिक बच्चों वालों किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरस्त नहीं समझा जाएगा जब 1 जून 2002 के बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। परंतु यह भी जहां आवेदक को पूर्वोत्तर में प्रवेश में केवल एक बच्चा हो, किसी एक प्रवेश से एक से अधिक बच्चा पैदा होते हैं, तो ध्यान रखना वो इसमें कैटेगरी में आ सकता है। यदि मान लिया जाए कि हमारी एक डिलीवरी हो चुकी है, उसमें एक बच्चा हुआ और दूसरी डिलीवरी में एक साथ 2 बच्चे हो गए हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान चयन बोर्ड या अन्य किसी भी प्रकार की छल कपट या जाली दस्तावेज या किसी प्रकार से आपको अघोषित या बहिष्कृत किया गया है, तो वो डिबार माना जाएगा, उसको यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं साथियों ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश। साथियों ऑनलाइन आवेदन के विशेष दिशा निर्देश क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक ये स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापित के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है। यह पद के समस्त चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही या पूर्व भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण है या सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन
पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं को सही मानते हुए परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये आपको सही सही सूचना भरनी है और ध्यान रखना, भरते समय पूर्ण सावधानी रखनी है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थी की पात्रता यानी आयु, योग्यता और श्रेणी की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर अपात्र माना जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। न ही इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र बोर्ड के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इसलिए कोई भी त्रुटि हो गई तो आप इसमें जिम्मेदार आप होंगे और समान पात्रता परीक्षा के आप बहुत सारा अवसर खो दोगे। आवेदक जिन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक या तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड का अंतिम रूप से चयन प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का अभिप्राय ये नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसको उम्मीदवार को अंतिम रूप से सही मान लिया है। उम्मीदवार का आवेदन पत्र की गई प्रविष्टियां बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच के बाद उसे अलग किया जा सकता है। अब साथ ही यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन कैसे करना है उससे संबंधित दिशा निर्देश। यहाँ देखिए, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ध्यान रखना, फोटो स्पष्ट होनी चाहिए, हस्ताक्षर साफ होने चाहिए, तभी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो की अधिकतम 6 माह की पुरानी अपलोड नहीं करनी है। ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करना है। यानी मोबाइल द्वारा खींची गई फोटो या ऐसे स्वयं द्वारा रचित नई फोटो की या आपको बाकायदा फोटोग्राफर से फोटो खिंचवानी है। फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए, हल्के रंग की होनी चाहिए, या तो सफेद होनी चाहिए या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी भी कपड़े या छाया या बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक की सिर और आंख, नाक, कान, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आवेदक का चश्मा पहनता है तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे में चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो के में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसकी ये साइज आपके पास होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट की ये साइज होनी चाहिए। फोटो की जेपीजी पिक्सल 240 × 300 अधिकतम 480 से 660 में होनी चाहिए। फाइल फोटो का आकार 50 KB में से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB में से ज्यादा नहीं होने चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या उपस्थिति में लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार को अयोग्य मान लिया जाएगा। अब साथ ही हस्ताक्षर अपलोड करने के संबंधित दिशा निर्देश। आवेदक एक सफेद कागज पर A4 साइज में 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले और गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करके कराकर आयताकार बॉक्स को क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थित प्रवेश में किए गए आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड किए गए मेल खाने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार में अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। केवल जेपीजी फॉर्मेट ही स्वीकार किया जाएगा। ध्यान रखना, जेपीजी फॉर्मेट में न्यूनतम पिक्सल आपकी 280 × 80, अधिकतम पिक्सल 560 × 160 होना चाहिए। फाइल का आकार 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। हस्ताक्षर का 50 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग कर हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना, पूर्ण रूप से सावधानी बरतें साथियों। अगली बात करते हैं साथियों सुर्ती लेखन से संबंधित। यहाँ पर देखिए, जो भी हमारे निःशक्त जन योग व्यक्ति हैं उनके लिए यानी कॉमन एग्जाम टेस्ट के लिए सुर्त लेखन की सुविधा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य से सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान में दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन जो नेत्रहीन है, ब्लाइंड है या सूर्यमुखी है या अल्प दृष्टि से न्यूनतम 40% निःशक्तता या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, जिसमें बाएं हाथ कट हो गया, अंगुलियां नहीं है, उन्हें लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें परीक्षा में शुद्ध लेख उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य में अस्थायी रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देनी होगी। ध्यान रखना, अचानक यदि मान लिया आपका एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और एक्सीडेंट में यदि आपके हाथों में प्रॉब्लम हो गई, आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे अभ्यर्थियों को शुद्ध लेख उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। शुद्ध लेख उपलब्ध कराने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण
पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें और परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 3 दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र से सूरत लेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति एक केंद्र अधीक्षक को भी उपलब्ध करवाई जाए। ये आपको ध्यान रखना, जो भी सूरती लेख का लाभ लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों ऑनलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया। ध्यान रखना ऑनलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया क्या है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना कि यदि कोई भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो उसे बोर्ड के द्वारा कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन यानी OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए जैसे स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग या अतिरिक्त त्रुटि हो तो उसके लिए कुछ आवेदन की आपको फीस लगेगी और फीस देने के बाद कुछ समय अवधि दी जाएगी और उसी समय अवधि के अंतराल में आपको ये वापस संशोधन कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी यदि ऑनलाइन आवेदन संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर, कितने दिन के अंदर, 7 दिवस के भीतर आप निर्धारित शुल्क में 300 रुपए का बैंक ड्राफ्ट। साथ ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा समान पात्रता परीक्षा है कॉमन टेस्ट, उसके ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख बताया जा रहा है, जिसे आप ध्यान से समझे। यदि किसी भी अभ्यर्थी की यदि कम गलती हो गई है तो यहाँ पर कैसे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना है। तो 7 दिवस के भीतर शुल्क 300 रुपए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पद या नाम, जन्म तिथि या लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने और संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समान की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है या किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर यदि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय में दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपनी ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि की ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन संशोधन के हेतु दिनांक और समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। उक्त निर्धारित समय में अवधि में ऑनलाइन का निर्धारित मानक शुल्क 300 रुपए आपसे वसूल किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया में समान भुगतान कर और संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षितिज श्रेणी या विशेष श्रेणी या उप श्रेणी या विवाहिक स्थिति, विधवा, पृथकता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा, यानी कुछ कैटेगरी के अंदर ही। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता के पिता, पते और शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिए चयन होने की स्थिति में पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर पर दिया जा सकेगा। यदि मान लिया कि नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, शैक्षणिक योग्यता में, फोटो में, हस्ताक्षर में यदि कोई भी त्रुटि होती है तब उस समय आपकी पात्रता और जांच होती है, दस्तावेजों की सत्यापन होता है, उस समय आप पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उसी समय आपको ये वैलिड माना जाएगा। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए संपूर्ण दायित्व आपका होगा। साथियों, अपन ज्यादा से ज्यादा आपको संपूर्ण स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, तो उसे अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए हमारी राजस्थान सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचनाएं सही से अंकित करनी चाहिए। अब परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक या अभिजागर या बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा या कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य पालन करना है। ऐसा नहीं करने या परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार करने पर या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर या उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड के द्वारा और केंद्राधीक्षक के द्वारा जो भी हमारी उचित समझे उसमें समस्त कार्रवाई कर सकता है। परीक्षा के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा प्रति अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के अंतर्गत इसकी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है साथियों, ये संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है जो दिशा निर्देश से संबंधित थी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों समान पात्रता परीक्षा यानी कि स्कीम या पाठ्यक्रम। देखिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा, यानी हम साथियों हम इस
इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो समान पात्रता परीक्षा है सीनियर सेकेंडरी, उसके परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रखा गया है, पाठ्यक्रम क्या रखा गया है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो साथियों नमस्कार, हम बात कर रहे हैं कि देखिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा और स्कीम का पाठ्यक्रम। देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या रखा गया है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर परीक्षा की स्कीम, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नों की संख्या। देखिए प्रश्नों की संख्या 150 होगी और इसमें कुल अंक 300 होंगे, यानी एक सवाल 2 अंक का होगा और ये टोटल 300 अंक के होंगे। और अपना जो एग्जाम में जो टाइम मिलेगा वो टोटल 3 घंटे मिलेंगे साथियों। अब सबसे पहले बात करते हैं विषय विवरण। राजस्थान का इतिहास, यानी राजस्थान का इतिहास होगा कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के लिए साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन यानी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये तमाम इस हमारा कॉमन एग्जाम टेस्ट में आएंगे, समान पात्रता परीक्षा के अंदर ये पूछे जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, ध्यान रखना। साथ ही यहाँ पर इस परीक्षा में नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक है। यहाँ पर इसमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे यानी 12वीं कक्षा के, यानी कहने का तात्पर्य 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित जो किताबें हैं उन्हीं किताबों से ये सवाल पूछे जाएंगे। कहने का तात्पर्य है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो आरबीएससी की जो किताबें चलती हैं उन्हीं किताबों से ये ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा 12 में अभ्यर्थी अध्ययन कर रहा है, कक्षा 11 में अभ्यर्थी अध्ययन कर रहा है, तो वो उस विशेष रूप से अपनी किताब बुक्स को अच्छी तरह पढ़े, जिसे बार बार रिकॉल करने की आवश्यकता न पड़े और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो पाठ्यक्रम में हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, इसमें कला, साहित्य और साहित्य परंपरा और विरासत के बारे में बात करते हैं। देखिए प्राचीन सभ्यताएं, सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश बालाथान, बेराट सभ्यता के लिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें हमारा राजवंश, उसके प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को लिया गया है। इसके अलावा राजस्थान की कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें किले, स्मारक और चित्रकला और हस्तशिल्प को लिया गया है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो राजस्थान जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण की बात करें, लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, इसके अलावा संत, कवि, योद्धा और लोक देवता, लोक देवियां का मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण को लिया गया है। अब बात करते हैं भारत और राजस्थान का भूगोल। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान और इसके अलावा नदियां, वाहन, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध और झील और राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदा और वन संपदा और जन संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन, ये तमाम जानकारी सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इस सिलेबस का आपको अच्छी तरह से अवलोकन करना है और एक एक पॉइंट आपको अपनी सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल कर अपनी जहाँ पर आपकी जो भी स्टडी टेबल हैं, जहाँ पर पढ़ने वाली डेस्क हैं, वहाँ पर दीवार पर लगा देना है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ना है साथियों, तभी यहाँ पर कॉमन पात्रता परीक्षा में अच्छे अंक प्रतिशत प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले भविष्य को संवार पाएंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति, देखिए भारतीय संविधान में आप बात करते हैं, भारतीय संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रकृति प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना, इसके अलावा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल कैसे बनता है, मुख्यमंत्री वगैरह सब, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान का लोकसेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इसके अलावा स्थानीय लोकल गवर्नमेंट और पंचायत राज, ये तमाम राजनीति विज्ञान का सिलेबस का दायरा लिया गया है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इसके अलावा मरुभूमि विकास से संबंधित परियोजना, हस्त उद्योग,
बेरोजगार, इसके अलावा सूखा, अकाल से संबंधित सवाल भी किए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाओं का विकास। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु और कुटीर और ग्रामोद्योग, राजस्थान के उद्योग के विभिन्न स्रोत जैसे जल विद्युत, तापीय विद्युत, अणु, पवन, सौर ऊर्जा, ये भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर देखिए दैनिक विज्ञान से संबंधित आपको सवाल ये पूछ जाएंगे। यहाँ पर आपको दैनिक सवाल से संबंधित बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको तार्किक विवेचन की मानसिक योग्यता संबंधी यहाँ पर आपको इस अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट वैदिक गणित, इसके अलावा गुणनखंड, अनुपात सभी को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद बात करते हैं साथ ही यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी में अंदर संधि विच्छेद वगैरह, ये भी आपको अच्छे से सिलेबस को अवलोकन करना है और सिलेबस को अवलोकन करने के बाद आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है साथ ही यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, इस जनरल इंग्लिश के अंदर भी ये सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर ज्ञान के अंदर भी ये सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ समसामयिक घटनाएं, यहाँ पर ये सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर ये तमाम जानकारी उपलब्ध होगी साथियों, और इससे संबंधित समय समय पर आप बोर्ड की वेबसाइट को अवलोकन करते रहें। और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस YouTube चैनल पर पहली बार है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, क्योंकि हम लेकर आएंगे कॉमन एग्जाम टेस्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जो समय समय पर आपको सूचना भी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही उम्मीद आप लगातार साथियों यहाँ पर अपन अपडेट देते रहे हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथियों, और आपको कैसा लगा अब इस अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।